हे गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान की गरीबी यूट्यूब चैनल। दरअसल दोस्तों, आप सभी को ज्ञात ही होगा कि मैंने रिसेंटली हमारे इसरो के क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बताया था कि हमने कैसे सबसे पहला क्रायोजेनिक इंजन बनाया हमारे भारत का। उसके साथ ही साथ मैंने तरल प्रणोदन प्रणाली वाला रॉकेट इंजन कैसे बनाया, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। डिटेल्ड में वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। और उसी चीज़ को ज्ञात करते हुए मैं आज यानी कि लगभग इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक स्वर्णिम इतिहास। तो अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो लगा लेना, क्योंकि हम एक ऐसा तथा जबरदस्त सफर पे चलने वाले जिस सफर ने पूरे भारतीय स्पेस प्रोग्राम को लगभग हिला डाला। हालांकि भारत अपने प्रयोगों के लिए यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ पर निर्भरित नहीं रहना चाहता था। इस प्रकार इसने अपने स्वयं के प्रक्षेपण यान को विकसित करने की दिशा में अपना काम शुरू कर दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया। इस परियोजना का उद्देश्य था अंतरिक्ष में उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक तकनीक क्षमताओं को विकसित करना। उसके साथ ही साथ लगभग 18 जुलाई 1980 को भारत ने पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि SLV-3 का प्रक्षेपण किया। SLV-3 एक पूर्ण ठोस 4 चरण वाला वाहन था जिसका वजन 17 टन था, 22 मीटर की ऊंचाई के साथ और कम पृथ्वी कक्षा यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में 40 किलोग्राम वर्ग पेलोड रखने में सक्षम था। कथित तौर पर इसे कहा जाता है कि इसे श्रीहरिकोटा रेंज यानी कि शार से लॉन्च किया जाता था। जब रोहिणी उपग्रह यानी कि RS-1 को कक्षा में रखा गया था तो SLV-3 के प्रक्षेपण के साथ भारत अंतरिक्ष उत्साही देशों के एक विशेष क्लब का छठा सदस्य बन गया। हालांकि अगस्त 1979 में SLV-3 की पहली प्रायोगिक उड़ान पूरी तरह से सफल नहीं रही थी, लेकिन SLV परियोजना के सफल प्रक्षेपण ने ASLV, PSLV और GSLV जैसे अधिक उन्नत प्रक्षेपण यान परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद SLV-3 के स्वर्णिम इतिहास को देखते हुए भारत ने अपना ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सिस्टम यानी कि ASLV प्रोग्राम को लॉन्च किया। यह 40 टन के भारोत्तम भार के साथ 24 मीटर लंबे ASLV को 5 चरण वाले पूर्ण ठोस प्रणोदक वाहन के रूप में कॉन्फ़िगर किया जाता है, जिसमें लगभग 150 किलोग्राम वर्ग के पेलोड को 400 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करने का मिशन था। इससे लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO के लिए पेलोड क्षमताओं को 150 किलोग्राम तक बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो SLV-3 से 3 गुना ज़्यादा है। अगर आप गौर करोगे तो SLV-3 का जो नित भार ले जाने की क्षमता थी लो अर्थ ऑर्बिट में वो लगभग 40 किलोग्राम थी, जबकि ASLV की 150 किलोग्राम थी। SLV-3 मिशनों से प्राप्त अनुभवों से सीखते हुए ASLV स्ट्रैप-ऑन टेक्नोलॉजी, इनर्शियल नेविगेशन, बल्ब हीट शील्ड, वर्टिकल इंटीग्रेशन और क्लोज्ड जैसे भविष्य के लॉन्च वाहनों के लिए महत्वपूर्ण प्रयोगों को प्रदर्शित करने और मान्य करने के लिए एक कम लागत वाला मध्यवर्ती वाहन बन गया। इसके साथ ही साथ विशेष रूप से इनमें 2 पेलोड थे, गामा रे बर्स्ट यानी कि GRB प्रयोग और रिटार्डिंग पोटेंशियो एनालाइजर RPA, जो लगभग 7 साल तक इन लोगों ने काम किया। उसके साथ ही साथ भारत ने अपनी यात्रा शुरू कर दी और उसके बाद पीछे मुड़कर देखने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि भारत एक ऐसी स्वर्णिम यात्रा पर निकला था जिस स्वर्णिम यात्रा काफ़ी कठिनाइयों से भरी थी। अगर आपने गौर किया होगा तो जब हमने एप्पल यानी कि जो हमारा सबसे पहला खगोलीय सैटेलाइट था उसको जब हमने प्रक्षेपित किया तो लिटरली हमारे वैज्ञानिक उसे बैलगाड़ी पर लेके गए थे। इस प्रकार अपनी शानदार खगोलीय यात्रा की दिशा में एक और कदम बढ़ाने के लिए इसने जल्द ही अपना पहला संचार उपग्रह यानी कि एप्पल को लॉन्च किया। भारत ने पहली भूस्थैतिक प्रायोगिक संचार उपग्रह परियोजना शुरू की और अनेक प्रयासों के बाद लगभग 1981 में एप्पल को लॉन्च किया गया। लॉन्च के पीछे की कहानी ने इसे और ख़ास बना दिया, क्योंकि एप्पल को फ्रांस के गुयाना स्पेस लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया जाना था, जो आप में ही एक अद्भुत था, क्योंकि
लॉन्च होने से पहले इसे बैलगाड़ी पर ले जाया जाता था। भारत अब क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन तकनीक की तलाश में था और इसीलिए वह रूस पर निर्भर था। अमेरिकी प्रतिस्पर्धा से डरते थे, इसलिए उनका यह दावा था कि क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी प्राप्त करने के बाद भारत के कुछ सैन्य गुप्त उद्देश्य हैं। लेकिन हमारे चतुर साइंटिस्ट डॉक्टर नम्बी नारायण की वजह से आज हमारे पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है और जिसके साथ हम कम्पीट कर सकते हैं यूएसएसआर यानी कि रशिया से, अमेरिका से और जो ईसा, नासा, जो अलग अलग स्पेस एजेंसियां हैं उनसे आज हम कम्पीट कर सकते हैं। हमारे GSLV Mark 3 आज एक विश्व स्तरीय रॉकेट है, सिर्फ और सिर्फ हमारे विनम्र साइंटिस्ट डॉक्टर नम्बी नारायण की वजह से। क्योंकि जब अमेरिका ने मना कर दिया क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने में, तो उन्होंने अमेरिकन के नाक के नीचे से रशिया से उस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को उठा के लेके आए। KVD-1 इंजन पे रिसर्च करके GSLV Mark 2 पर एक नया स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना करके उसका सफल परीक्षण कर दिया और उन्होंने ये बता दिया कि भारत के लोग, भारत के वैज्ञानिक भी किससे कम नहीं। उसके साथ ही साथ उसके बाद भारत के लिए शुरू हुई आत्मनिर्भरता की उल्टी गिनती। अब खगोलीय अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV, उसके साथ ही साथ भूस्थिर या भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि GSLV के विकास की ओर अग्रसर हुआ। इसने जल्द ही भारत के रिमोट सेंसिंग यानी कि IRS उपग्रह को सूर्य की समाकलित कक्षाओं में लॉन्च करने की क्षमता विकसित कर ली। सूर्य की समाकलित कक्षा यानी कि जिसे हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं या जिसे हम सूर्य तुल्यकाली कक्षा कहते हैं। PSLV जो छोटे आकार के उपग्रह को भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रक्षेपित कर सकता था, इसको पहली बार 20 सितंबर 1993 को प्रक्षेपित किया गया। यह 600 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ सूर्य तुल्यकाली ध्रुवीय कक्षाओं में 1750 किलोग्राम तक का वर्ग पेलोड ले जाने में सक्षम था। 2015 तक की रिपोर्ट के अनुसार माने तो PSLV ने विभिन्न कक्षाओं में लगभग 93 उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। 20 उपग्रह विभिन्न देशों के हैं और 36 उपग्रह भारतीय है और लगभग 57 विदेशी उपग्रह है जिनको अब तक 2015 तक इस वाहन ने 2008 में एक बार में 10 उपग्रह को लॉन्च करने के बाद एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इसके अलावा PSLV यानी कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने 16 दिसंबर 2015 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल उड़ान भरी। उसके बाद सिंगापुर के 6 सैटेलाइट्सों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया। PSLV के लॉन्च के बाद भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। PSLV के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो ने PSLV के कई वेरिएंट्स लॉन्च किए। उसके साथ ही साथ PSLV के एक्सेल वेरिएंट्स में 6 स्ट्रैप-ऑन्स तथा आप कह सकते हो CA वेरिएंट में 0 स्ट्रैप-ऑन्स और इसमें तरल प्रणोदन प्रणाली वाला रॉकेट इंजन भी लगाया गया। उसके बाद इसमें कई छोटे छोटे बदलाव के बाद इससे GSLV Mark 3 का प्रक्षेपण हुआ। यानी कि PSLV के आधारित पर इसके PSLV आधार पर एक नई डिजाइन बनाई गई, एक नया रॉकेट डिजाइन किया गया जिसका नाम था जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इससे GSLV Mark 3 तथा GSLV Mark 2 की सफल उड़ानें भरी गई। GSLV Mark 3 का प्रक्षेपण हुआ, उसके बाद इनसेट श्रृंखला जैसे भारी भरकम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसमें 5 टन का प्रक्षेपण नितंबार ले जाने की क्षमता थी। अगर हम आर्यभट्ट की तुलना करें तो आर्यभट्ट केवल और केवल 40 किलोग्राम की सैटेलाइट थी, लेकिन अगर हम GSLV की बात करें तो GSLV 5 टन का पेलोड ले जा सकता था उस वक्त। 5 जनवरी 2014 को GSLV D5 ने GSAT-14 को अपनी इच्छित कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और भारत को अंतरिक्ष उत्साही राष्ट्रों के एक चुनिंदा समूह क्रायो क्लब में डाल दिया गया। भारत के अलावा वे देश जिनके पास यह क्षमता थी वह अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन थे। और फिर से हमारे एक चतुर साइंटिस्ट डॉक्टर नम्बी नारायण ने फिर से यह दुनिया वालों को बता दिया कि भारतीय किसी से कम नहीं, क्योंकि जब सब ने आप कह सकते हो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने से इनकार किया था तो इन्हीं ने सफलतापूर्वक खुद के ही
इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर एक सफल क्रायोजेनिक इंजन बना लिया, जो आज भी हम GSLV तथा आप कह सकते हो GSLV Mark II में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि उस वक्त 3.5 टन वजन वाला संचार उपग्रह को प्रमोशित करने के लिए विदेशी एजेंसियों को शुल्क के रूप में लगभग $85 से लेकर $90 मिलियन यानी कि आज के 500 करोड़ का भुगतान करना पड़ता था। GSLV Mark III, जिसे चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए चुना गया था, इससे द्वारा विकसित 3 चरणों वाला भारी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। वाहन में 2 सॉलिड स्ट्रैप-ऑन है जिसे हम S200 कहते हैं, एक कोर लिक्विड बूस्टर है जिसे हम L110 स्टेज कहते हैं, एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज है जिसे हम क्रायो स्टेज कहते हैं। GSLV Mark III को 4 टन वर्ग के उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी कि GTO या लगभग 10 टन लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। GSLV Mark II की क्षमता लगभग इससे बहुत ही कम है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरुआत से ही एक लंबा सफर तय कर चुका था। बैलगाड़ी पर रॉकेट ले जाने से लेकर अब 3000 किलोग्राम से अधिक वजन वाले उपग्रह का निर्माण तक इसरो ने वह किया है जो अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां नहीं कर सकती। रिपोर्टों के अनुसार एक समय था जब वैज्ञानिकों के लिए अपने प्रयोग करने के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध ही नहीं था। इसरो के पूर्व अध्यक्ष UR राव के अनुसार यह तक कि एक शौचालय को भी आर्यभट्ट के लिए डाटा प्राप्त करने के लिए केंद्र में बदल दिया गया था। इससे भी अधिक प्रशंसनीय बात यह है कि इसरो अपने प्रयोगों में सफल होने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च नहीं करता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसरो एक साल में जितना खर्च करता है उतना नासा सिर्फ 1 महीने में खर्च करता है। इसे प्राप्त होने वाले धन चीनी और रूसी अंतरिक्ष एजेंसियों की तुलना में बहुत ही कम है। दरअसल दोस्तों अब आप जानते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो इतनी असाधारण क्यों है। आपको उस राष्ट्र का हिस्सा बनने पर गर्व होना चाहिए जिसकी प्रगति अन्य देशों के लिए एक प्रेरक यात्रा है। दरअसल यह यात्रा काफ़ी कठिन थी हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए, लेकिन इसरो में ऐसे कई होशियार वैज्ञानिक थे जैसे कि हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रोफेसर सतीश धवन, सर UR राव सर, उसके बाद हमारे नंबी नारायण सर और हमारे विक्रम साराभाई सर, ऐसे अनगिनत साइंटिस्ट हैं जो उन्होंने अपना टाइम देकर अपने खुद के पैसे लगाकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को इतना आगे तथा सफल एजेंसियों में से गिनवा दिया है। दरअसल दोस्तों हम सभी भारतीयों को इस चीज़ पर गर्व होना चाहिए और सभी को कमेंट सेक्शन में एक जय हिंद इन लोगों के लिए ज़रूर लिखना चाहिए। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।